तकरीबन 2 घंटे बाद किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। आधी रात के वक्त दरवाजे पर कौन था? दस्तक दोबारा सुनाई दी। सबकी आंख खुल गई, लेकिन कोई अपने बिस्तर से बाहर नहीं निकला। लम्हे भर के बाद बाहर से सरपंच के मुलाजिम की आवाज उभरी। वो दरवाजा खोलने के लिए कह रहा था। ये वही मुलाजिम था जिसने डाकुओं की आमद की खबर दी थी। फूलन और उसका छोटा भाई पहले कमरे में सोए हुए थे और उनके माँ बाप दूसरे कमरे में थे। फूलन के छोटे भाई शिव नारायण ने मुलाजिम की आवाज सुनी और उठकर दरवाजा खोल दिया। इसके साथ ही कोई शख्स इसे एक तरफ हटाता हुआ अंदर दाखिल हो गया। इसके पीछे 3-4 और आदमी थे। वो भी अंदर दाखिल हो गए। शिव नारायण के जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। वो समझ गया कि अंदर दाखिल होने वाले डाकू थे। एक डाकू ने इसे बाजू से पकड़कर झटका दिया और बोला, फूलन देवी किधर है? शिव नारायण दहशत की वजह से चीखने लगा। फूलन देवी, डाकू ने बुलंद आवाज से कहा, बाहर निकल, हाँ हम तुझे लेने आए हैं। कपड़ों के नीचे दुबकी हुई फूलन ने ये आवाज पहचान ली। वो बाबू गुज्जर और विक्रम मल्लाह की आवाजें थी। वो अपनी जगह पर साकित हो गई। डाकुओं ने टॉर्च रोशन की और कमरे में सरसरी नजर डालने के बाद दूसरे दरवाजे से निकलकर दरमियानी कमरे में चले गए। किसी ने कपड़ों के ढेर के नीचे नहीं देखा। दूसरे कमरे में इन्होंने देवदीन और मोला को बिस्तरों से खींचकर बाहर निकाला। ओ बूढ़े, विक्रम मल्लाह ने देवदीन को धक्का दिया। किधर है तेरी छोकरी? किस कोने में छुपा रखा है तूने उसे? दूसरे दो डाकू सामान को उलटने पुलटने लगे। इन्होंने बिस्तर उठाकर बाहर फेंक दिए, चारपाइयां उलट दी। फिर यही काम तीसरे कमरे में भी किया गया। बोलता क्यों नहीं बुड्ढे? बाबू गुजर ने कहा। फूलन देवी किधर है? देवदीन थर थर कांपता हुआ बोला, यही थी जी। यहाँ कहाँ है? इन दीवारों के अंदर या इस फर्श के नीचे? तू बोल बुढ़िया, कहाँ है तेरी बेटी? मुझे कुछ मालूम नहीं है जी, रात को घर में थी। एक डाकू बोला, किसी से मिलने चली गई होगी। इस बुड्ढे को ले चलो, खुद ही पीछे चल आएगी। इस बुड्ढे बैल को कहाँ साथ लिए फिरेंगे? विक्रम मल्लाह बोला। नहीं बताता तो गोली मार दो इसको। बोल, नहीं तो अभी तेरे पेट में सुराख कर दूं। विक्रम मल्लाह ने राइफल सीधी की तो देवदीन हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। बाबू गुज्जर शिव नारायण की तरफ देखता हुआ बोला, इस छोकरे को साथ ले चलो। इधर कपड़ों के नीचे दुबकी हुई फूलन देवी भगवान से ये प्रार्थना कर रही थी कि जल्दी से पुलिस यहाँ पहुंच जाए। लेकिन हकीकत ये थी कि ड्यूटी अफसर ने पुलिस फूलन की रिपोर्ट को संजीदगी से नहीं लिया था। एक बहसीयत हरिजन लड़की रिपोर्ट की कोई अहमियत नहीं थी। पुलिस एक गरीब गांव के लिए आधी रात के वक्त अपना आराम कुर्बान करने पर तैयार नहीं थी। दूसरी बात यह थी कि डाकू ने अपने चंद आदमियों को गांव में दाखिल होने वाले रास्तों पर मुतय्यन कर रखा था। अगर कोई पुलिस पार्टी गांव की तरफ आती दिखाई भी देती, तो वो मखसूस सिग्नल के जरिए अपने साथियों को खबरदार कर देते। बाबू गुजर ने 10-11 साला शिव नारायण को बाजू से पकड़ लिया और घसीटता हुआ बाहर ले चला। लड़के ने दोबारा चीखना शुरू कर, लेकिन इसके माँ-बाप बोलना तो दूर, सांस भी आहिस्ता-आहिस्ता ले रहे थे, क्योंकि उनको मालूम था कि डाकुओं की नज़र में इंसानी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। वो चाहते तो एक सेकंड में सारे के सारे खानदान को गोलियों से छलनी कर देते। विक्रम मल्लाह ने देवदीन से मुखातिब होकर कहा, सुन बूटे, फूलन को 1 घंटे के अंदर अंदर हमारे डेरे पर पहुंचा देना, वरना फिर आकर इस छोकरे की लाश ले जाना। माँ मुझे बचा लो, शिव नारायण चिल्ला रहा था। माँ मुझे रोक लो, मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा। मुझे रोक लो, मैं नहीं जाऊंगा। ये मुझे मार डालेंगे। ओए चुप कर बाबू गुज्जर गर्जा, नहीं तो इधर ही मार दूंगा। तब फूलन के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। वो कपड़ों के नीचे से निकल आई और बोली, बाबू गुज्जर, इस मासूम को छोड़ दे, इसने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। इस पर क्यों जुल्म कर रहा है? बाबू गुज्जर ने शिव नारायण को छोड़ दिया और शोला अफशान नजरों से फूलन की तरफ देखने लगा। फूलन देवी आगे बढ़ते हुए बोली, मुझे लेने आए थे ना, तो मैं आ गई हूँ, मुझे ले जाओ। शिव नारायण दौड़कर फूलन से लिपट गया। विक्रम मल्लाह ने इसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और फिर धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। बाबू गुज्जर बोला, तू कहाँ छुपी थी?
विक्रम मल्लाह ने फूलन को धक्का दिया और फिर बाजू से पकड़कर खींचता हुआ बोला, चल हमारे साथ। कोई तिकड़म की तो यहीं पर तेरी नाक काट दूंगा। धक्के क्यों देते हो? फूलन ने कहा, मैं खुद ही तो चल रही हूँ। बारिश थम चुकी थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। मुसलसल बहने वाले पर नालों का शोर भी मद्धम हो चुका था। फूलन ने आखिरी बार अपने घर पर नजर डाली, जो तरीकी और सन्नाटे में लिपटा हुआ था। माँ बाप शादी के वक्त आहों और आंसुओं के दरमियान अपनी बेटी को रुखसत करते हैं, लेकिन वो अजीब रुखसती थी। किसी के सांस लेने की भी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। फूलन को मालूम था कि इसके माँ बाप तरीक दरवाजे में खड़े थे, लेकिन दहशत ने इनकी जुबानें गंग कर दी थी। वो खामोश तमाशाई की तरह बेटी की रुखसती का मंजर देख रहे थे, और फूलन हसरत से अपने घर को देख रही थी। वो सोच रही थी कि शायद अब कभी इस घर में लौटकर नहीं आएगी। इसने सरपंच के मुलाजम को एक तरीक गोशे में खड़े देखा। वो सुबह होने से पहले गांव में ये खबर फैला देगा कि फूलन अपनी मर्जी से डाकुओं के साथ चली गई है। और फूलन खूब जानती थी कि गांव वाले इस झूठ को फौरन कबूल कर लेंगे, क्योंकि वो इस बारे में हमेशा किसी बुरी खबर के मुंतजिर रहते हैं। गांव की गलियों में सुकूत तारी था। हालांकि ज्यादा लोग जाग चुके थे और तरीक खिड़कियों से झांक रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद फूलन के कानों में रोने और वावेला करने की आवाजें आईं। वो आवाजें इसके लिए अजनबी नहीं थी, क्योंकि वो इसके घर से आ रही थी। डाकुओं के साथ छेड़खानी करते हुए चल रहे थे। अगर वो इधर उधर देखने की कोशिश भी करती तो इसे धक्के खाने पड़ते। चंद मिनटों के अंदर डाकू इसे लिए हुए दरिया के किनारे पहुंच गए। वहां एक कश्ती इनकी मुंतजिर थी। कश्ती के करीब पहुंचकर बाबू गुज्जर ने फूलन को धक्का दिया और कश्ती में बैठने का हुक्म दिया। एक डाकू ने कहा, सरदार तुम्हारा प्रोग्राम तो कुछ और था। प्रोग्राम तो इनका ये था कि वो फूलन की नाक काटेंगे और फिर इसे कत्ल करके लाश दरिया में फेंक देंगे। हमें कोई जल्दी नहीं है, बाबू गुज्जर ने पुरख्याल लहजे में कहा। मैं छोकरी से खिदमत लेना चाहता हूँ। विक्रम मल्लाह ने दबी जुबान में एहतजाज किया, बोला, ये खिदमत का हक तो मेरा है, क्योंकि अगवा की तजवीज मेरी थी। कश्ती हौले हौले दूसरे साहिल की तरफ बढ़ने लगी। ये शेर का शिकार है विक्रम, बाबू गुज्जर ने कहा, इस पर नजर मत लगा। शेर के दोस्त भी शेर होते हैं बाबू गुज्जर। तू शेर है तो हम भी तेरे सज्जन हैं। तू हमारा ख्याल नहीं रखेगा तो कौन रखेगा? फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा, मगर उस्ताद से आगे निकलने की कोशिश मत कर। फूलन चुपचाप बैठी इनकी बहस सुन रही थी। इसकी आंसू खुश्क हो चुके थे और आंखों में उम्मीद की कोई किरण बाकी नहीं थी। इसकी कैफियत उस शख्स की सी थी जिसे तख्तादार की तरफ ले जाया जा रहा हो। कश्ती दूसरे किनारे पर पहुंची तो सब बाहर आ गए। किसी ने फूलन को धक्का दिया और इसे चलने का हुक्म दिया। इनका डेरा सामने ही था। वहां मौजूद डाकू इन्हें देखकर खड़े हो गए। वो फूलन पर फिक्रे कस रहे थे। बाबू गुज्जर ने फूलन को एक छोटे से शामियाने के अंदर धकेल दिया। विक्रम मल्लाह, जो अंदर से बिल खा रहा था, बोला, आ ये छोकरी इस खीमे में ही रहेगी। तू छोकरी की फिक्र मत कर, बाबू गुज्जर ने कहा। इसके रहने का बंदोबस्त भी हो जाएगा, तू अपनी फिक्र कर। विक्रम कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मेरा ख्याल है हमें यहाँ से चल देना चाहिए। हम रात यहीं गुजारेंगे, बाबू गुज्जर ने कहा। मौसम अच्छा नहीं है, कल सुबह यहाँ से रवाना होंगे। मैं इस छोकरी की वजह से परेशान हूँ। ऐसा ना हो कि गांव वाले पुलिस को बुला लें। हमारे मुखबर गांव में मौजूद हैं। अगर पुलिस आई भी तो हमें इत्तला मिल जाएगी। ये लड़की बहुत खतरनाक है बाबू, विक्रम मल्लाह ने कहा। ये एक दफा पहले भी हमारे हाथों से निकल कर जा चुकी है। ऐसा ना हो कि ये इस दफा फिर निकल जाए। ऐसा ना हो कि ये इस दफा भी निकल जाए और पुलिस को हमारे डेरे के बारे में बता दे। एक डाकू बोला, मुझे गांव के एक आदमी से पता चला है कि इसने थाने में रिपोर्ट लिखवाई है। बाबू गुज्जर फूलन की तरफ घूमा, बोला, क्यों रे, ये सच कह रहा है? मैं तो कहीं भी नहीं गई, फूलन ने जवाब दिया। घर में पड़ी सो रही थी। इतनी बारिश में कैसे बाहर निकलती?
ये झूठ बोलती है, डाकू ने कहा। खबर देने वाला भरोसे का आदमी है, झूठ नहीं बोल सकता। इसका कहना है कि इसने इसे अपनी आंखों से आते जाते देखा था। ये छोकरी तो आफत है, आफत। ऐसी तेज बारिश में कोई कैसे इतने दूर रिपोर्ट लिखवाने के लिए जा सकता है? बाबू गुजर ने फूलन की पीठ पर बड़े गुस्से से हाथ मारा। क्यों रे कमीनी, झूठ बोलती है। किस बाप के पास रिपोर्ट लिखवाने गई थी? फूलन के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और बोली, तेरे बाप के पास गई थी। ये सुनकर बाबू गुज्जर ने फूलन के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। हरामजादी, बोलती भी है। फूलन चकरा गई। बाबू गुज्जर ने कहका लगाया। इसके साथी भी कहके में शामिल हो गए, लेकिन विक्रम मल्लाह नहीं हंसा। बाबू, या तो इसे खत्म कर दो या फिर एक तरफ बहती रहने दो, इसने कहा। इस पर हाथ उठाने का क्या फायदा? बाबू गुज्जर ने विक्रम को घूरा। बड़ी हमदर्दी है रे तुझे इससे। औरत पर हाथ उठाना हमारी शान के खिलाफ है, विक्रम ने जवाब दिया। विक्रम भला औरत की सरेआम तजलील पसंद नहीं करता था। तू किसी मंदिर में चला जा, बाबू गुजर ने विक्रम भला से कहा। मुझे बुज़दिल लोग पसंद नहीं है। इसमें बुज़दिली की कोई बात नहीं, विक्रम भला ने कहा। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इस छोकरी को मारना कोई बहादुरी नहीं है। मुझे धोखा देकर भाग गई थी, बाबू गुजर फूलन का बाजू मरोड़ता हुआ बोला। मैं इसे थोड़ा सबक सिखाना चाहता हूँ ताकि ये आइंदा ऐसी हरकत ना करे। फूलन ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बाबू गुज्जर के बाजू पर काट लिया, मगर बाबू गुज्जर ने इसे जमीन पर गिरा दिया। फूलन चीखती हुई उठी और बाबू गुज्जर के चेहरे पर नाखूनों से हमला करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही और कोल्हे पर पड़ने वाली लात की वजह से दोरी हो गई। लेकिन वो पीछे नहीं हटी और डाकुओं के सरदार पर मुक्के बरसाने लगी। पहलवान बाबू गुज्जर पर इन मुक्कों का कोई असर न हुआ। वो कह के लगाने लगा। यूं मालूम होता था कि वो उसकी मज़ाहमत से महफूज हो रहा था। दूसरे डाकू भी इस वहशियाना खेल से लुत्फानंदोज हो रहे थे। बाबू गुज्जर ने टांग अड़ाकर फूलन को गिराने की कोशिश की तो खुद भी साथ ही गिर पड़ा। दोनों गीली जमीन पर लोटपोट हो गए। विक्रम मल्लाह उठकर परे चला गया। वो इंसानियत सोज मंजर ज्यादा देर तक न देख सकता था। फूलन की चीखें और डाकुओं के कहके जंगल के सन्नाटे में गूंजते रहे। तकरीबन 1 घंटे के बाद वो खेल खत्म हो गया। फूलन की चीखें सिसकियों में तब्दील हो चुकी थी। वो अपनी रूह के तारों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही थी। बाबू गुज्जर ने इसे एक आखिरी लात रसीद की और कहा, इस दफा अगर भाग गई तो मैं तेरे छोटे भाई को कत्ल कर दूंगा। ये इस 3 रोजा दहशत का पहला दिन था जो फूलन देवी के मुकद्दर में लिखी जा चुकी थी। कुछ लोग जिस काम को एक दफा कर लेते हैं फिर वो इनकी मामूलात में शामिल हो जाता है। बाबू गुज्जर भी ऐसे ही लोगों में सा था। इसने फूलन के साथ अगले दिन भी वही सलूक किया जो इसने पहले दिन किया था। अगले लोग इसने अपने जत्थे को कोच का हुक्म दिया। 2 आदमियों को फूलन की निगरानी पर ममूर किया। वो 1 मिनट के लिए भी इनकी नजरों से ओझल नहीं हो सकती थी। विक्रम मल्लाह को ये सूरत हाल पसंद नहीं थी और वो बाबू गुज्जर को समझाने का कोई मौका ज़ाया नहीं करता था। लेकिन ये जंगली लोग इखलाक के किसी पैमाने को तस्लीम नहीं करते थे। जो चीज़ इन्हें अच्छी लगती है वो इसे किसी कीमत पर छोड़ना पसंद नहीं करते और कई दफ़ा मुखालफत करने वाले को भी कत्ल कर डालते हैं। बाबू गुज्जर, तुमने अमृत लाल का नाम जरूर सुना होगा, विक्रम ने बाबू गुज्जर को समझाते हुए कहा। वो भी इन्हीं जंगलों का शेर था और बड़े दबदबे का मालिक था। बड़े बड़े सूरमा इसका नाम सुनकर कांपते थे, लेकिन वो एक औरत की वजह से मर गया। बाबू गुज्जर आंखें निकालता हुआ बोला, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो विक्रम? सिर्फ समझा रहा हूँ, विक्रम मल्लाह ने कहा। अमृत लाल को इसके गिरोह के एक आदमी ने गोली मारकर हलाक कर दिया था, लेकिन वो एक औरत की वजह से मर गया। बाबू गुज्जर आंखें निकालता हुआ बोला, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो विक्रम? सिर्फ समझा रहा हूँ, विक्रम मल्लाह ने कहा। अमृत लाल को इसके गिरोह के एक आदमी ने गोली मारकर हलाक कर दिया था और ये कत्ल एक औरत की वजह से हुआ था। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस लड़की को तुम जो सबके सामने जलील करते हो ये अच्छा नहीं करते।
मुझे डर है कि अपने ही आदमियों से कोई तुम्हारे खिलाफ ना हो जाए, और किसी का तो मुझे पता नहीं, पर तुम जरूर मेरे खिलाफ होते जा रहे हो। देखो बाबू, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, और दोस्त वो होता है जो दोस्त को खतरे से आगाह करे और गलत काम से रोके। बाबू गुज्जर कहका लगाता हुआ बोला, फिर तो मुझे भी दोस्ती का हक अदा करते हुए खतरे से आगाह कर देना चाहिए। तो सुनो, मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करो, मैं साफ रास्ते पर चलने का आदी हूँ, समझे? विक्रम खामोश हो गया। वो समझ गया कि बाबू गुजर सुनने और समझने की हदूद से दूर जा चुका है। तीसरे रोज इन्होंने घाटियों में एक मकाम पर रात गुजारने के लिए डेरा डाला। रात के खाने के बाद बाबू गुजर ने हस्बे मामूल फूलन देवी के साथ वही सालमाना सलूक शुरू कर दिया। विक्रम मलाह के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। वो इस खेल को खत्म करने का फैसला कर चुका था। वो बाबू गुज्जर के सामने जा खड़ा हो गया और इससे कहा कि वो फूलन पर जुल्म करने से बाज आ जाए। जुल्म? बाबू गुज्जर ने कहका लगाया। अभी तक तो मैंने जुल्म नहीं किया, लेकिन आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि जुल्म क्या है। इसने अपने चमड़े की बेल्ट उतारी और फूलन की तरफ बढ़ा। विक्रम मल्लाह अपनी राइफल बुलंद करता हुआ बोला, बाबू, इससे आगे एक कदम भी ना उठाना। बाबू गुज्जर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और वो तेजी से अपनी राइफल की तरफ बढ़ा, और यही इसकी गलती थी। विक्रम ने अपनी राइफल सीधी की और एक ही गोली से बाबू गुज्जर को ठंडा कर दिया। ये देखकर बाबू गुज्जर के दो साथियों ने अपनी राइफलें बुलंद कर ली, लेकिन विक्रम मल्लाह ने इन दोनों को भी शूट कर दिया। बाकी डाकू कुछ नहीं बोले। और कौन है इन लाशों का हमायती? विक्रम चिल्लाया। औरत को तमाशा बनाने वालों का यही अंजाम होता है। आज से मैं तुम लोगों का सरदार हूँ। जिसको मेरी सरदारी मंजूर ना हो वो अपना रास्ता ले ले। मैं किसी को मजबूर नहीं करूंगा, ये खुशी का सौदा है। हम तुम्हारे साथ हैं, शंकर ने कहा। हमें भी बाबू गुज्जर की हरकतें पसंद नहीं थी। विक्रम बला फूलन के सामने गया और इसकी आंखों में आंखें डालता हुआ बोला, फूलन देवी, आज से तुम मेरी हो, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? फूलन तंजिया लहजे में बोली, माल मवेशियों को भला क्या एतराज हो सकता है? अब तू इंसानों की ही रहेगी। विक्रम ने इसे यकीन दिलाया, जैसे हम रहते हैं तू भी वैसे ही रहेगी। क्या तुझे इस जंगली की मौत की खुशी नहीं हुई? एक जंगली की मौत से क्या फर्क पड़ता है? फूलन ने कहा। मुझे अब तक सब ऐसे ही मिले हैं, जानवर, जंगली, वहशी। अपनी अपनी किस्मत की बात है, विक्रम ने कहा, और फिर अपने साथियों को लाशों को ठिकाने लगाने के बारे में हदायत देने लगा। विक्रम बला ने बाबू गुज्जर को कत्ल करके जिस गिरोह की क़यादत संभाली थी, इसके असल लीडर दो ठाकुर भाई थे जो एक डकैती के जुर्म में जेल काट रहे थे। इनका नाम श्री राम और लाल राम सिंह था। इन दोनों को वादिये चंबल के कसाई कहा जाता है। ये अपने दुश्मनों को हलाक करने के बाद इनके टुकड़े टुकड़े कर देते थे। लेकिन जब वो गिरफ्तार हुए तो पुलिस इन पर सवाई चोरी के कोई इल्जाम साबित न कर सकी, क्योंकि मकतूलियन के वर्षा इनके खिलाफ जुबान खोलते हुए खौफ खाते थे। ये दोनों भाई जिस रास्ते से गुजरते थे उस रास्ते पर तबाही और बर्बादी की दस्ताने छोड़ जाते थे। वादिये चंबल और बुंदेलखंड के डाकू भी उनसे डरते थे और इनके रास्ते में आने से गुरेज करते थे। विक्रम मल्लाह के हाथों हलाक होने वाले बाबू गुज्जर इनका नायब था और कायम मकाम सरदार की हैसियत से काम कर रहा था। जब जेल में इन्हें बाबू गुज्जर के कत्ल की इत्तला मिली तो दोनों सख्त गुस्सा हुए। श्री राम गुस्से का इजहार करता हुआ बोला, ये भंगी की औलाद, सूदर बच्चा विक्रम मल्लाह तो हमारी जूतियां सीधी किया करता था, आज ये हमारी गद्दी पर बैठ गया है। जब कुत्ते की मौत आती है तो वो मालिक की तरफ मुंह करके भौंकने लगता है, लाल राम ने कहा। जेल से छूटने के बाद इसकी बोटियां चीलों को डालेंगे। मामूली उचक्का है, श्री राम ने कहा। हमारे लिए मुखबिरी किया करता था, हमने इस पर तरस खाकर अपने गिरोह में शामिल कर लिया तो इसका दिमाग खराब हो गया है। बर्तन धोना और सामान उठाना इसका काम था। इसने राइफल उठाकर अपनी मौत को दावत दी है और सुना है कि इसने एक औरत भी रखी हुई है। इसका नाम फूलन देवी है। श्री राम सिंह ने कहा, और ये भी नीच जात से ताल्लुक रखती है। मेरा बस्त चले तो मैं जेल की दीवार तोड़कर निकल जाऊं और दोनों की खाल खींच लूं।
वो शूद्र औरत को नाली का कीड़ा और बदशगुनी की अलामत समझते थे। शूद्रों से नफरत इनके खून में शामिल थी और ये नफरत नस्ल दर नस्ल चली आ रही थी। वो शूद्र की बराबरी किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। बाबू गुज्जर की मौत के बाद विक्रम मल्लाह ने फूलन के साथ अच्छा सलूक किया। चंद रोज के अंदर अंदर फूलन को वो माहौल और जिंदगी अच्छी लगने लगी। बाबू की मौत के बाद इसके भाई के अगवा का खतरा टल गया था और अगर वो चाहती तो अपने घर जा सकती थी, क्योंकि विक्रम ने इस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई थी। इसके सामने फरार के बीसियों मौका थे, मगर वो नहीं गई। विक्रम मल्लाह की सरपरस्ती में इसे तहफ्फुज महसूस हुआ। इसकी खातर विक्रम ने 3 आदमी कत्ल किए थे। गांव में इसके लिए जिल्लत व रसवाई के लिए और क्या रह गया था। इसका बूढ़ा बाप इसे तहफ्फुज फराहम करने में नाकाम रहा था, लिहाजा इसने बुरे लोगों के दरमियान इज्जत महसूस की और इन्हीं लोगों को अपना कुंबा समझना शुरू कर दिया। इन डाकुओं में ज्यादातर शादीशुदा थे और अक्सर अपनी बीवी बच्चों से मिलते रहते थे। गो के ये एक खतरे की बात थी। ये लोग कसीर अल अयाल खानदानों के अफराद थे। उनके गांव खाटियों के इर्द गिर्द 6 मील के दायरे में फैले हुए थे। वो गरीब खानदानों से ताल्लुक रखते थे और इनकी परवरिश सख्त हालात में हुई थी। तकरीबन सभी को यही शिकायत थी कि इनके बाप इनसे सख्ती किया करते थे। अगरचे छोटी छोटी गलतियों पर इनकी पिटाई हो जाती थी, ताहम इनके वालदान ने इनकी तालीम और तरबियत की कभी परवाह नहीं की थी। ना ही इनके वसाइल और हालात इस बात की इजाज़त देते थे। ये जराइम पेशा लोग फूलन देवी को अच्छे लगने लगे, क्योंकि इनके दरमियान वो खुद को मजबूत और बेखतर महसूस करती थी। फिर वो इसकी इज्जत भी करते थे, क्योंकि वो इनके सरदार की मंजूर नज़र थी। विक्रम ने इसे जंगल की जिंदगी के तौर तरीके समझाने शुरू कर दिए थे। एक शाम जब वो अलाव के गिर्द बैठे खा पी रहे थे, तो विक्रम मल्लाह ने फूलन को बताया कि वो वाकई इसकी नाक काटना चाहता था। क्यों रे? फूलन ने कहा, तू मेरे नाक क्यों काटना चाहे था? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? इसलिए कि मुझे तुझसे मोहब्बत हो गई थी, विक्रम ने कहा। हाँ, मोहब्बत हो जावे तो नाक काट लेते हैं। मुझे तेरे पे गुस्सा था, विक्रम ने कहा। मैं तो समझा था कि तू मेरे पास आई है, पर तू पके हुए आम की तरह बाबू गुज्जर की झोली में जा गिरी। लो, ये अच्छी बात है कोई? मैं ना तेरे पास आई थी और ना इस सूर गुज्जर के पास। मुझे तो सर छुपाने के लिए ठिकाने की जरूरत थी। कैलाश ने मुझे इधर भेजा, मैं चली आई। अगर ये मालूम होता कि वो मुझे जंगलियों के बीच भेज रहा है तो मैं यहाँ कभी ना आती। विक्रमपुर ख्याल लहजे में बोला। कैलाश ने तेरे बारे में जो कुछ बताया था, इसे सुनकर मैं तेरा दीवाना हो गया था। ये सुनकर फूलन को कैलाश पर गुस्सा आया। वो इसका सोहर होने के बावजूद ऐसी बातें करता फिर रहा था। इसने अपने गुस्से को जाहिर नहीं किया। विक्रम मल्लाह बात जारी रखता हुआ बोला, जब मैंने गुहानी में पहली बार तुझे देखा था तो इसी वक्त दिल हार गया था। मेरा ख्याल था कि तू भी मेरे लिए ऐसा ही महसूस करती है। फूलन बिगड़कर बोली, पराई बीवी को ऐसी नजरों से देखकर तुझे शर्म नहीं आई? जब तू कैलाश की बीवी कहाँ थी? इसने बताया। इसने तो यही बताया कि तू उसकी दोस्त है, चल और कुछ नहीं। तो मैं तेरे दोस्त का दोस्त तो था ही, लेकिन तूने आंख उठाकर मेरी तरफ क्यों देखा? अगर बाबू गुज्जर गड़बड़ ना करता तो इस बरसात की रात में जरूर तेरी नाक काट डालता। पर ये अच्छा ही हुआ। क्या अच्छा हुआ? यही कि गुज्जर ने तुझे मेरे हवाले नहीं किया, वरना मैं बहुत गुस्से में था और जरूर तेरी नाक काट डालता। और फिर भी तू अपने सूरम आप को सूरमा समझ रहा है? एक मजबूर औरत की नाक काटना कौन सा मुश्किल काम है? ये तो ऐसे ही है जैसे किसी बिल्ली की दुम काट दी जाए। गैरत भी तो कोई चीज होती है। फूलन विक्रम की नाक पकड़ते हुए बोली। क्या सारी रात इज्जत नाक के अंदर ही हुए है? विक्रम ने कहका लगाया। लेकिन फूलन देवी संजीदा रही। जिस अलाव के गिर्द वो बैठे हुए थे, इसके ऊपर एक मोटे कपड़े की चादर तनी हुई थी। फूलन इस चादर को देखते हुए बोली, ये चादर क्यों ऊपर तान रखी है? बात यह है कि पुलिस हर वक्त हमारी ताक में रहती है, विक्रम ने कहा। अगर इन्हें जंगल में कहीं धुआं उठता दिखाई दे, तो वो फौरन समझ जाएंगे कि धुएं वाली जगह पर कोई इंसान मौजूद है। और इन जंगलों में डाकुओं के सिवा कोई दूसरा इंसान कदम नहीं रखता। ये चादर धुएं को ऊपर नहीं जाने देती। फूलन दिलचस्पी लेती हुई बोली, पुलिस से बचने के लिए
तुम लोग और क्या करते हो? विक्रम ने शक आलूदा नजरों से इसकी तरफ देखा। क्यों? क्या हमारी मुखबिरी करने का इरादा है? मुखबिरी करने का क्या फायदा? पुलिस वाले तो तुम लोगों से भी बुरे होते हैं। क्या हुआ? तुम इनको बुरा समझती हो? मेरे समझने से क्या होता है? क्या तुम अपने इनको अच्छा समझते हो? इस संसार में कोई अच्छा नहीं है, विक्रम ने कहा। हम तो बुरे हैं और बुरे ही नजर आते हैं, पर ज्यादा बुरे वो हैं जो मन के पापी और तन के उजले हैं, अंदर से साफ और बाहर से ऊपर से साफ नजर आते हैं, पूरी दुनिया को फरेब देते हैं। इतनी मोटी बातें मेरे पल्ले ना पड़े, फूलन ने कहा। मैंने तो ये पूछा है कि पुलिस से बचने के लिए तुम लोग क्या करते हो? बहुत कुछ करते हैं। पुलिस से बचने के लिए हमारे साथ रहोगी तो धीरे धीरे सब समझ जाओगी। मसलन हमारे 4 आदमी हर वक्त ड्यूटी देते रहते हैं। एक सीधे हाथ, एक उल्टे हाथ, एक आगे और एक पीछे। जब हम कहीं कूच करते हैं तो एक आदमी हर अव्वल के तौर पर आगे चलता है। अगर कोई खतरा हो तो वो किसी जानवर की आवाज निकाल कर हमें खबरदार कर देता है। जिस जगह पर हम डेरा डालते हैं वहां कचरा या खाने की चीजों के टुकड़े नहीं छोड़ते। जो जलने वाली चीजें होती हैं इन्हें जला देते हैं, जैसे खाली पैकेट, सिगरेटों के टूटे या इस किस्म की चीजें। अगर खाने के टुकड़े पीछे रह जाएं तो इनके ऊपर पंछी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर पुलिस चौकस हो जाती है। हमारी राइफलें हमेशा लोड होती हैं और हम हर वक्त पुलिस मुकाबले के लिए तैयार रहते हैं। कतरे तवक्कुफ के बाद इसने कहा, तुम खुशकिस्मत हो फूलन, तुम्हें हमने अपने गिरोह में शामिल कर लिया है। हम्म, ये कैसी खुशकिस्मती है? हाँ, ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है, विक्रम ने कहा। हम नए लोगों को आसानी के साथ अपने गिरोह में शामिल नहीं करते। इनमें पुलिस के मुखबर भी हो सकते हैं और ऐसे बुजदिल भी हो सकते हैं जो गिरफ्तारी के बाद पुलिस को सब बता दे। इसलिए हम मुश्किल ही से किसी और नए आदमी पर भरोसा करते हैं। जब कोई नया शख्स डाकू बनने की ख्वाहिश के साथ किसी गिरोह के पास जाता है तो इसके बारे में बड़ी बारीकी से छानबीन की जाती है। पहले इसकी ज़ात, खानदानी पस मंज़र और जिस्मानी हालत, पसंद नापसंद, फर्माबरदारी और हथियारों के इस्तेमाल के बारे में इसकी सलाहियत परखी जाती है। लेकिन इन सब बातों से अहम बात ये पूछी जाती है कि मज़कूरा शख्स क्यों डाकू बनना चाहता है। कई उम्मीदवार किसी पुराने डाकू की सिफारिश लेकर आते हैं, लेकिन इतनी छानबीन के बावजूद कई दफा वो पुलिस का कोई मुखबर भी डाकुओं में शामिल हो जाता है। फूलन विक्रम की राइफल की तरफ देखती हुई बोली, ये बंदूक कहाँ से ली तुमने? ऐसी बंदूकें हम पुलिस वालों से लेते हैं, विक्रम ने जवाब दिया। कभी इनसे खरीदते हैं और कभी छीन लेते हैं। फूलन हैरान होकर बोली, ये तो अजीब बात है। पुलिस वाले तुम्हारे दुश्मन भी हैं और तुम्हारे पास बंदूकें भी भेजते हैं। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। इस संसार में सब चलता है। पुलिस वाले हम पर गोली भी चलाते हैं और हमारे पास गोली बेचते भी हैं। जब वो गोली चलाते हैं तो सरकार के नौकर होते हैं, लेकिन जब वो गोली बेचते हैं तो गरीब आदमी होते हैं। इसे अपने बीवी बच्चों के लिए पैसों की जरूरत होती है। खैर छोड़ो इन बातों को। हम एक वारदात का मंसूबा बना रहे हैं और इस वारदात में तुम भी हमारे साथ चलोगी। फूलन के चेहरे पर हैरत, खुशी और खौफ का मिला जुला तासुर नमूदार हो गया। बोली, मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊंगी? डकैती या वारदात में? विक्रम इस बात में सर हिलाने लगा। वो फूलन को ऐसे रास्ते पर लगाना चाहता था जिसमें वापसी का कोई इम्कान ना हो। फूलन घबराकर बोली, अगर पुलिस मौके पर पहुंच गई तो क्या होगा? मुझे तो बंदूक पकड़ने का भी ढंग नहीं आता था। तू कोई चिंता मत कर, विक्रम मल्लाह ने कहा। मैं तुझे एक दिन में राइफल चलाना सिखा दूंगा। पुलिस के साथ मुकाबला करने का ढंग भी सिखा दूंगा। अगले चंद रोज में विक्रम ने फूलन को डबल बैरल शॉटगन, 303 और 4-3 राइफल चलाना सिखा दी। पहली गोली चलाने से पहले तक फूलन कुछ घबराहट महसूस करती थी, लेकिन जब इसने कंधे से राइफल लगाकर पहला फायर किया तो इसकी सारी झिझक जाती रही।
बल्कि इसके दिल में एतमाद पैदा हुआ। इसके बाद कुछ रोज तक वो विक्रम की निगरानी में निशानेबाजी की मशक करती रही और इसी दौरान इसने घुड़सवारी भी सीख ली। इन तमाम मराहिल से गुजरने के बाद विक्रम ने इसे 43 नॉट राइफल दी और कहा, अब ये राइफल तुम्हारी है, लेकिन तुम्हें इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। फूलन पुरशौक नजरों से राइफल और गोलियों की पेटी को देखती हुई बोली, मेरे साथ मजाक मत करो, मैं कहां से लाऊंगी इसकी कीमत। विक्रम इसे समझाता हुआ बोला, चंद रोज के अंदर हम एक वारदात पर जाने वाले हैं। हमने गांव के बारे में सारी मालूमात इकट्ठी कर ली है और पूरी तैयारी भी कर ली है। इसी वारदात में जो माल हमारे हाथ लगेगा, इससे सब कुछ मिलेगा। तुम्हें भी हिस्सा मिलेगा। तुम अपने हिस्से में से कुछ रकम राइफल की कीमत के तौर पर अदा कर देना। फूलन सोच में पड़ गई। कुछ देर बाद बोली, विक्रम मुझे अपने साथ मत ले जा, मैं डाकू नहीं हूँ। एक सीधी सादी औरत हूँ। मुझे एक छोटा सा घर चाहिए जहाँ मैं अपने परिवार की सेवा कर सकूं। लेकिन विक्रम मला ये नहीं चाहता था। वो फूलन को हमेशा अपने साथ रखना चाहता था और इसका एक ही तरीका था, फूलन इसके साथ वारदातों में हिस्सा ले, लूट मार करे और लूट मार के दौरान देहातों के लोग इसे देखें, इसका नाम सुने और पहचानने लगे, ताकि इसका नाम पुलिस के रिकॉर्ड में आ जाए। इसका शुमार मफरूर मुजरमों में होने लगे, बल्कि इसके हाथों एक आदमी का कत्ल भी करा दिया जाए, ताकि वापसी के सारे रास्ते बंद हो जाएं। फूलन देवी, तेरे सितारों में गड़बड़ है, विक्रम ने चालाकी से कहा। तेरी किस्मत में घर बार नहीं है। देख, गौर से मेरी बात सुन। तेरे बाप ने तुझे 3 बार घर से धक्का दिया। तेरे पति ने तुझे मार पीट के घर से निकाल दिया। तेरे ताया ने तुझे जलील किया। कैलाश के घर वालों ने तुझे धक्के दिए। पर अब तू कौन से घर की बात करती है? क्या इस संसार में कोई भी शरीफ आदमी नहीं है? आंखें खोल के देख, शरीफ आदमी तेरे सामने बैठा है। यहाँ तुझे क्या तकलीफ है? घर का चक्कर छोड़। ये आज़ादी जिंदगी तुझे कहीं नहीं मिलेगी। जिसको दुनिया धुतकार देती है, इसे हम सीने से लगा लेते हैं, लेकिन जो हमारे साथ फरेब करता है, हम उसके सीने में गोली उतार देते हैं। हम सजनों के सजन और बैड़ियों के बैड़ी हैं। भूल जा घर को, अब तेरा कोई घर नहीं है। हाँ, तू अपने घर वालों को रुपया पैसा दे सकती है। ठीक है दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने आसपास के लोगों का खास ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।